दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। उसके रिलेटेड हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड दोस्त जो भी रिक्वायरमेंट के लिए वेट कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें ए टू जेड बात करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होने वाला है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है। 10+ भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th और डिप्लोमा ग्रेजुएशन हर फील्ड के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस लिंक पे आना है और जॉब्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और ऑलरेडी स्टार्ट डेट भी हो चुका है। 7/4 को स्टार्ट हुआ था, इन डेट 28/4 को है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है, तो उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ए टू जेड बात करूँगा। तो ऑलरेडी मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आपको क्या करना है कि डायरेक्ट क्लिक करोगे लिंक पे तो अप्लाई करने का आएगा। और यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट में ए टू जेड के बारे में मैं बात करूंगा। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लिया आप लोग के लिए, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। अब डायरेक्ट चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और बेसिकली बात किया जाए, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अंडर किसके कैटेगरी अंडर में आया हुआ है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। स्टार्ट डेट की बात किया जाए, 7/4 को स्टार्ट हुआ था, 28/4 को ये क्लोजिंग डेट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 28/4 को होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, क्या क्या पोस्ट आया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखाता हूँ पोस्ट के बारे में। पोस्ट बात किया जाए तो मल्टीटास्किंग पोस्ट आया हुआ। पे लेवल स्किल के बारे में बात किया जाए, 18,000 से लेके 56,900 रुपया पे लेवल स्किल है। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए 3 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात किया जाए 18 से 27 साल है। फील्ड अटेंडेंट की बात किया जाए, दोनों की सैलरी सेम है। वैकेंसी एक है, 18 से लेके 27 साल तक एज चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में बात किया जाए, पे लेवल 2 है, 19,900 से लेके 32,200 है। इसमें रिक्वायरमेंट टोटल कितनी है, 5 रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात किया जाए 18 से 27 साल ईयर है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात किया जाए तो इसमें भी 2 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 3 वैकेंसी है। पे लेवल की बात किया जाए 4 है और 25,500 से लेके 81,100 रुपया तक पे लेवल स्किल है आपका। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए तो 81,000 लास्ट, 81,100 रुपया आपका हाईएस्ट पे लेवल है। एक वैकेंसी आया हुआ है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए तो 8 वैकेंसी आया हुआ है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी आया हुआ है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी आया हुआ है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 वैकेंसी आया हुआ है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी आया हुआ है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 5 वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी के लिए 22 वैकेंसी है। और बात किया जाए कि मल्टीटास्किंग में आप जो 10th पास किए हैं, लोअर डिवीज़न में हैं, क्लर्क हैं, वो 10+2 हैं, जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं उसके रिलेटेड भी ए टू जेड बात करूँगा। डायरेक्ट अब चलते हैं यहाँ पे देख लिया जाए एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन होगा। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। SC/ST के लिए 5 साल दिया गया है। OBC के लिए 3 साल दिया गया है। और EOR EWS के लिए जो PWBD के अंडर में आते हैं उनके लिए 10 साल दिया गया है। OBC के लिए 13 साल दिया गया है। SC/ST के लिए 15 साल दिया गया है। एक्स सर्विसमैन, जितने भी एक्स सर्विसमैन के अंडर में आते हैं उनको 5 साल दिया गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल दिया गया है। और बात कर ली जाए यहाँ पे दिए UR EWS सर्विस सरेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ मल्टीटास्किंग वाले पे, दिखा देता हूँ। वहाँ पे मल्टीटास्किंग में आपकी रिक्वायरमेंट है 10+
आपने पास किया है और आपके पास अगर और में इन्होंने दे रखा है, और अगर आपके पास किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, प्लम्बर का हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप अगर 10th पे हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट के लिए 10+ पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, एसेंशियल क्या बताया गया, 10+ पास पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 12th है तभी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास क्या होना चाहिए, स्विमिंग का एक्सपीरियंस, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं लोअर डिवीज़न कलर के बारे में। एसेंशियल यहाँ पे ये बताया गया है कि 12th पास होना चाहिए और आपका टाइपिंग जो स्पीड है इंग्लिश के रिलेटेड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट कितने होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर के साथ। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा, और टोटल कितने होंगे, KDPH आवर होंगे कितने, 10,500 होंगे। अब बात कर लिया जाए जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो इसमें क्या है, आपने 12th किया है, किससे, साइंस से किया है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। इसमें भी क्या है, अगर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो अगर आपने 12th पास किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और स्किल टेस्ट नॉर्म्स में आपको क्या होना चाहिए, 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा, 1 मिनट में 80 वर्ड आपको लिखना होगा। और इसका ट्रांसक्राइब क्या होगा, 50 मिनट में इंग्लिश आपको और 65 मिनट में हिंदी, राइट। अब बात कर लेते हैं डेटा इंटर ऑपरेटर के बारे में। अब इसमें भी आपने 12th किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड नॉट लेस देन 8000 कीवर्ड डिप्रेशन से आपसे कम नहीं होना चाहिए पर आवर। अब बात कर लेते हैं अपर डिवीज़न, तो इसमें भी आपको क्या है, 12th पास होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी क्या है कि अगर आपने 12th पास किया है साइंस से और 3 साल का किसी इंस्टीट्यूट में आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम किया है तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए क्या है, इसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है, 1 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर ड्रग्समैन्स के लिए क्या है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। इसमें क्या है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी में, और विथ इंग्लिश कंपलसरी, किसी लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया है तो वो आपके पास होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और 3 साल का अकाउंटेंट का ऑडिट, कैश हैंडलिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट के बारे में, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास और आपके पास हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए बात की जाए तो डिग्री किस में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस रिलेवेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का और इलेक्ट्रिकल में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में, तो इसमें क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसमें, साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिलेटेड फील्ड में। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए इसमें भी क्या बोला गया, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक, और इसमें क्या होना चाहिए, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड उसमें। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के बारे में। इसमें क्या है कि किसी आपने यूनिवर्सिटी से लॉ से आपने पास किया है डिग्री, आपके पास लॉ का डिग्री है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट वाले के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए। अब बात कर लेते हैं साइंटिस्ट बी के लिए। इसमें बैचलर डिग्री किसमें होना चाहिए आपके पास, इंजीनियरिंग और इसमें एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या प्रेफरेंस मास्टर डिग्री भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि 3 साल का किसमें आपके पास एसेंशियल क्या होना चाहिए, 3 साल का आपके पास केमिस्ट्री में आपने मास्टर डिग्री किया है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखा जाए
कि एग्ज़ाम फीस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम फीस और टाइमिंग क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2 घंटे का आप एग्ज़ाम देते हैं तो 750 रुपये एग्जामिनेशन फीस होगा और 2-250 रुपये आपका टेस्ट सेशन का चार्जेस होगा, टोटल आपका 1000 रुपये होने वाला है। और वो 1 घंटे का आप एग्ज़ाम देते हैं तो 350 रुपये और 150 रुपये टेस्ट सेशन, टोटल 500 रुपये आपका चार्जेस होने वाला है। SC/ST के रिलेटेड बात किया जाए तो 250 रुपया एंड 150 रुपया आपको आवरली टेस्ट लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं कितने फेज़ में ये एग्ज़ाम होने वाला है। पहले रिटन टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है और ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। टोटल लेवल आपका कितने होने वाला है, लेवल पे 1, 2, 3, 4 लेवल पे आपका टोटल एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें ना टीए दिया जाएगा, टीए और डीए कोई एंड अकोमोडेशन आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। रिटन टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उसके कॉल लेटर के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज भी किया जा सकता है और ये अभी एग्ज़ाम जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का फॉर्म वो भी टेंटेटिव है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी मैंने बोला था यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से एक्सटेंड भी किया जा सकता है एप्लीकेशन डेट को, जो 28/4 को है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और कोई भी आपको डाउट होता है, क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं ऑफकोर्स आपको बताऊँगा उसके रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद ये क्या होगा, डायरेक्ट आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर लिया है तो मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको डायरेक्ट ये पेज आपको विजुअल होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल फॉर्म अप्लाई करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल प्रोसीजर कितना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर आपको डालना होगा, फोटो सिग्नेचर डालना होगा। फोटो सिग्नेचर आपके बारे में बात किया जाए तो रिसेंट फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर आपका अप्रॉक्स जितने केबी का बताया गया उतने केबी का होना चाहिए। अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, किसके रिलेटेड अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब बात किया जाए उसके बाद अप्लाई पोस्ट करने के बाद आपको पेमेंट का फील्ड आएगा। तो अभी मैंने कोई फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है, कोई फील्ड फिलअप नहीं किया है, इसीलिए मेरा कुछ नहीं आ रहा है। तो आपके रिलेटेड जो भी क्वेरी होता है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर।